देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम और उसी को फिर से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उसमें कुछ बातें बताने वाली रह गई थी। वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसमें अभी तक हमने ये देखा था कि वर्क डन को कैसे निकाला जाता है। तो वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और इसके लिए कुछ पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे। वो पैरामीटर्स क्या थे? अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो इसका मतलब है एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम बड़ी है, इनिशियल वॉल्यूम छोटी है, तो V2 माइनस V1 करेंगे। ये हमने एक एग्जांपल में देखा था कि अगर पिस्टन इस पोजीशन पर है, पहले इस पोजीशन पर है, तो वॉल्यूम है V1, और ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है और इस पोजीशन पे चला जाता है, तो ये गैस इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, तब इसकी वॉल्यूम हो जाती है V2। सो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है कि क्या हो रहा होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा, और इस केस में जो वर्क डन होगा W, वो भी कैसा मिलेगा, वो भी पॉजिटिव होगा। जो वर्क डन होगा W, वो भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। सेकंड, इफ डेल्टा V इज नेगेटिव। डेल्टा V नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाने वाले हैं। तो पहले इसकी इतनी वॉल्यूम थी, दिस इज द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ दिस गैस, दिस वॉल्यूम इज V1। हमने इस पर फोर्स लगाया और इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करना शुरू किया, तो ये पिस्टन इस पोजीशन से यहां पर आ चुका है। अगर इस पोजीशन पर आ जाएगा तो पहले इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी थी इसने, अब जैसे ही हमने इसको कंप्रेस किया तो इसने इसकी वॉल्यूम डिक्रीज होगी। अब जो वॉल्यूम आ रही है वो V2 आ रही है। इस केस में आप चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे? V2 माइनस V1। पहले वॉल्यूम थी 20, बाद में वॉल्यूम होगी 10, कर लो माइनस, कितना आता है? फाइनल वॉल्यूम इज 10, इनिशियल वॉल्यूम इज 20, 10 माइनस 20 इट विल बी माइनस 10। तो देखिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो क्या आएगा ये नेगेटिव आएगा, बिकॉज फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन द इनिशियल वॉल्यूम। जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम है, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो ज्यादा थी, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रही है। वॉल्यूम कम हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। और वर्क डन इस केस में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। वर्क डन इस केस में नेगेटिव आएगा। उसका रीजन ये भी है दैट वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम। इसका मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम। दो चीजें हम लोग बोल रहे हैं, ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। तो ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि मैंने कंप्रेशन किया, पिस्टन को नीचे लेकर के आया। और जिसमें वर्क पॉजिटिव आ रहा था, इसमें क्या बोला जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहां पर वर्क डन किसने किया, यहां पर वर्क डन किया इस सिस्टम ने। ओके, थर्ड पॉइंट में ये था व्हेन चेंज इन वॉल्यूम इज 0। इसका मतलब वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ना तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। ये पिस्टन वाला कंटेनर ना लेकर के एक क्लोज कंटेनर लिया गया है, तो इसकी वॉल्स ना तो ऐसा फैल रही है ना पास आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों ही नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा 0। इनिशियल वॉल्यूम भी 20 थी, फाइनल वॉल्यूम भी 20 है, 20 माइनस 20 0 आ जाएगा। सो वर्क डन इज 0। इस केस में कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ना तो हम सिस्टम पे वर्क कर रहे होंगे और ना ही सिस्टम कोई वर्क कर रहा होगा। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी इस केस में। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब है दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, कि वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग पे। ये एक्सपैंड हो रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि गैस के पार्टिकल आकर के इससे टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो सिस्टम के पार्टिकल्स वर्क कर रहे हैं ना, अपनी एनर्जी को खर्च करके इस पिस्टन को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। सेकेंड, जब मैं इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा पुश करूंगा तो कंप्रेशन होगा, तो मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं, दैट वर्क डन इज नेगेटिव। और अगर वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा
ये हमने कंटेनर लिया, इसकी वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसके अंदर जो भी गैस है उसकी वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहे तो वर्क डन 0 होगा। चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 आएगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 आएगा तो वर्क डन भी 0 आएगा। डेल्टा वी की वैल्यू 0 लिखेंगे तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो वर्क डन हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और मेथड सुनिए। मैंने आपको ग्राफ बना करके बताया था जिसको पीवी डायग्राम बोलते हैं या इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इंडिकेटर डायग्राम, और यू कैन से दैट पीवी डायग्राम, या इसको क्या बोलते हैं, पीवी डायग्राम बोला जाता है। ओके, अब इसमें हमने एक तरफ लिखा था प्रेशर को और एक तरफ लिखा था वॉल्यूम को। तो इस तरफ प्रेशर था, इस तरफ वॉल्यूम था। ये वॉल्यूम था मीटर क्यूब में और जो प्रेशर था वो था एटीएम में। 10 सेंटीमीटर क्यूब, 20, 30, 40 एंड दिस इज 50। प्रेशर लिखा था 0.5 एटीएम, 0.25 सॉरी, 0.25, 0.50, 1.00, 1.25 एंड 1.50। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी गैस को गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर एक्सपेंशन हो रहा है, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहले पिस्टन यहां पर था, इसका प्रेशर था 1 एटीएम और वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। तो ये रहा 1 एटीएम और वॉल्यूम कितनी है 10 मीटर क्यूब। ये 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है और 1 एटीएम प्रेशर है। ओके, अब हमने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया। जैसे जैसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ये पार्टिकल का मोशन इंक्रीज होगा, मोशन इंक्रीज होगा तो ये फास्ट मूविंग होंगे और फास्ट मूविंग होने से ये हाई वेलोसिटी से जाकर के पिस्टन से टकराएंगे। पिस्टन से टकराएंगे तो पिस्टन किस डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये गैस एक्सपेंड हो चुकी है, प्रेशर 1 एटीएम ही रहेगा क्योंकि हमने पिस्टन को फ्री छोड़ दिया था। पिस्टन जैसे जैसे ऊपर जाएगा पार्टिकल्स फिर से दूर दूर हो जाएंगे, कॉलिजन में टाइम ज्यादा लगेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इस केस में, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। वॉल्यूम पहले 10 थी, धीरे धीरे ये बढ़ता गया, फाइनल वॉल्यूम होगी 40। तो प्रेशर 1 एटीएम ही है और वॉल्यूम कितनी हो चुकी है, वॉल्यूम हो चुकी है 40। तो मैंने ये 2 पॉइंट्स लिखे थे ए एंड बी और ये एरो भी बनाया था। ये एरो ही हमें बताएगा कि एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो क्या बढ़ रही है, तो आंसर है वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो क्या इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एक्सपेंशन है। अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमने इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट किया था, एरिया एनक्लोज बाय द ग्राफ। ग्राफ का नेम दे देते हैं ए बी और ये जो पॉइंट है इसको सी लिख देते हैं, ये पॉइंट है इसको डी लिख देते हैं। सो वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ, एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ। तो यहां पे लिखेंगे वर्क डन, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ABCD। एक रेक्टेंगल दिख रहा है ये हमें, तो फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी। L इंटू बी करेंगे तो लेंथ कितनी है, ये लेंथ है ये वाला। यहां पर लिखा हुआ है 1 एटीएम, यहां लिखा हुआ है 0 एटीएम। तो यहां पर है 1 एटीएम और यहां पर है 0 एटीएम, तो कितना डिफरेंस आएगा 1। तो लेंथ आ जाएगी 1 एटीएम मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इनिशियल वॉल्यूम 10 थी, फाइनल वॉल्यूम 40 है, कितना डिफरेंस आ रहा है, ये इसकी ब्रेथ हो गई। C से D तक या D से C तक ये इसकी ब्रेथ है और AD है लेंथ, ये DC है ब्रेथ। ब्रेथ कितनी आएगी 40 माइनस 10, यहां पर लिखा हुआ है 40, यहां पर लिखा हुआ है 10, कितना डिफरेंस है 30 का, तो यहां 30 लिख देते। सो वर्क डन इज 30 जूल।
तो यहाँ पर सिस्टम ने कितना वर्क किया, 30 जूल का वर्क किया। वो 30 जूल का वर्क डन आप ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला से करेंगे तब भी 30 जूल आएगा, ग्राफ से करेंगे तब भी 30 जूल आएगा। एरिया ऑफ द एबीसीडी, एरिया निकाल देंगे ग्राफ का। ओके, एक और तरीका है हमारे पास इसको लिखने का। इंटीग्रेशन करके भी हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ग्राफ फिर से बनाते हैं, प्रेशर लिखे हमने 0.25, 0.50, 1.00, 1.25 एंड 1.50। ओके, यहाँ पर हमने लिखी थी वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, 30, 40 and last one is 50. This is volume in the meter cube. This is pressure in the ATM. और हमारा ग्राफ था 1 ATM प्रेशर पर, पहले वॉल्यूम थी 10, फिर हमने एक्सपेंशन करवाया हीट एनर्जी देकर के, पिस्टन ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई 40। दिस इज द ग्राफ। अब अगर एरो इस तरफ लगी हुई है तो एक्सपेंशन हो रहा है, अगर एरो को मैं ऐसे कर दूंगा दिस वन तो क्या होगा, तो आंसर है अब कंप्रेशन होगा। इस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस केस में हमें लिखना पड़ेगा कि यहां पर कंप्रेशन हो रहा है। कैसे पता लगा कंप्रेशन हो रहा है, ग्राफ को देख करके, ग्राफ को देख करके हम समझ गए कि पहले वॉल्यूम 40 थी बी पॉइंट पर, बाद में वॉल्यूम 10 हो गई, तो मतलब कंप्रेशन हो रहा है। ये पिस्टन पहले इस जगह पर था, हमने इसको पुश किया, पुश करके इस पिस्टन को इस पोजीशन पे ले आए, तो मतलब कंप्रेशन किया। कंप्रेशन करेंगे तो एरो इस डायरेक्शन में आएगी, जिसमें हमें पता लगेगा कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कंप्रेशन है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तभी तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, कंप्रेशन। तो इस केस में भी वर्क डन निकाल सकते हैं ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करके। ओके, हम फिर से एक्सपेंशन का ही एग्जांपल लेकर के चलते हैं, लेकिन अब उसको इंटीग्रेशन की टर्म्स में लिखते हैं। तो वर्क डन ग्राफ पे भी डिपेंड करेगा और उसके पाथ पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा और उसके पाथ पे भी डिपेंड करेगा कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक्सपेंशन है, अगर एरो उस डायरेक्शन में होगी डिक्रीज इन वॉल्यूम बताएगा वो, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होती जा रही है तो वो कंप्रेशन को बताएगा। तो वर्क डन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, वर्क डन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एरिया पे एंड डायरेक्शन ऑफ द ग्राफ, ग्राफ की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। अच्छा, अब इन बातों को हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि जब वॉल्यूम 10 थी, इनिशियल वॉल्यूम मैंने इसको V1 से लिख दिया, जब वॉल्यूम 40 हो गई तो ये वॉल्यूम को हम लोग लिख देते हैं V2 से। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। So initial volume is V1 10 meter cube and final volume is 40 meter cube which is V2। और ये जो प्रेशर है उसको हम किससे लिख रहे हैं, उसको हम P से लिख रहे हैं। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका देखिए। हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि लेट देयर इज ए स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, लेट देयर इज ए स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में बहुत कम चेंज हो रहा है, यहां पर लिखता हूं इसको। Let there is a small change in volume dV, then वर्क डन, वर्क डन कैसे लिखा जाएगा, देन वर्क डन dW इज इक्वल टू P डॉट dV, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर स्मॉल चेंज हो रहा है वॉल्यूम में तो स्मॉल वर्क डन होगा, अगर पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज हुआ तो वर्क डन भी बिल्कुल स्मॉल होगा। तो स्मॉल वर्क डन के लिए इसको dW से लिखा जाएगा। और अगर हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, सो
total work done by the system from volume V1 to V2। जब उसकी वॉल्यूम V1 थी और बाद में उसकी वॉल्यूम V2 होगी, तब तक हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, मतलब V1 से लेकर के V2 तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे V1 टू V2, V1 टू V2 एंड dW। ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सिंबल कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर सिर्फ बच जाएगा W। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी। ओके, इक्वल टू में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P डॉट dV। इसको तो W लिख सकते हैं। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P डॉट dV। तो इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से निकालोगे तब भी रिजल्ट 30 जूल ही आएगा। जैसा कि हमने ग्राफ से निकाला तब भी 30 जूल आएगा, फॉर्मूला से निकालेंगे तब भी 30 जूल आएगा, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से करोगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखोगे और इंटीग्रेशन के मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी 30 जूल ही वर्क डन आएगा। तो वर्क डन आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कुछ केसेस में वर्क डन आप ग्राफ से निकाल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं वर्क डन। वर्क डन निकालने के लिए क्या कैलकुलेट कर देंगे, एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ। या वर्क डन आप किससे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन के मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के मेथड से भी वर्क डन निकाला जा सकता है। दैट इज W इज इक्वल टू लिमिट V1 टू V2, ये इसकी लिमिट लगा दी, इंटीग्रेशन P डॉट dV। This is the formula of work done in terms of integration. In terms of integration. Okay. तो ये वर्क डन कंप्लीट हुआ। और मैंने क्या क्या बताया, वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, दूसरा पाथ फॉलोड बाय द ग्राफ, पाथ फॉलोड बाय द ग्राफ, ग्राफ के पाथ पे भी डिपेंड करेगा। ये मैंने बताया ना, अगर एरो इस डायरेक्शन में है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, और अगर उस डायरेक्शन में होगी एरो तो क्या होगा, कंप्रेशन, मतलब वॉल्यूम कम होगी। अगर इस डायरेक्शन में एरो लगाएंगे तो वॉल्यूम का डिक्रीमेंट होगा, कंप्रेशन होगा। अगर इस डायरेक्शन में एरो है तो एक्सपेंशन होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उसके पाथ पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा और पाथ पे भी डिपेंड करेगा, दो चीजों पे डिपेंड करता है। ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा कि वर्क डन किस किस पे डिपेंड करता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ तो हमने स्टडी कर लिया था कि अगर फर्स्ट सिस्टम थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा और थर्ड सिस्टम सेकंड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, तो फर्स्ट और थर्ड जो होंगे वो भी आपस में, फर्स्ट और सेकंड सॉरी, वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जीरोथ लॉ थी। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले मैं इस स्टेटमेंट को लिखता हूं, the energy supplied to the system the energy supplied to a system partially increases the internal energy of the system. The energy supplied to a system is spent partially in increasing the
internal energy of the system and remaining part is spent in doing work. This is the first law of thermodynamics. ये कौन सी लॉ पर बेस्ड है? ये एक्चुअल में क्या है? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। ये एक्चुअल में क्या है? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है कि हम जो भी एनर्जी दे रहे हैं वो दो काम में खर्च होगी। हम जो एनर्जी दे रहे हैं हीट एनर्जी, उसको लिखते हैं dq से। इसका कुछ पार्ट खर्च होगा इसमें उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और इंटरनल एनर्जी को लिखा जाता है U से, तो हम लिखेंगे du। du का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए अगर हमारे पास एक सिस्टम है ऑलरेडी और इसमें हमने यहाँ पर एक पिस्टन फिक्स कर रखा है और यहाँ पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये स्टेशनरी तो होंगे नहीं, ये क्या कर रहे होंगे? ये रैंडम मोशन कर रहे होंगे, तो इनके पास इंटरनल एनर्जी तो होगी। अब हम बाहर से जो हीट एनर्जी देंगे या पिस्टन को दबा करके इस पर वर्क करेंगे, उस केस में इसकी इंटरनल एनर्जी या तो इंक्रीज हो जाएगी या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो आप इस इक्वेशन में U नहीं लिख सकते। U लिखने का मतलब है कि आप इसकी इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। नहीं, हम इंटरनल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होंगे, अगर मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा तो पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे, फिर से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो पहले इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, हम इसके ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, उससे इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी की बात नहीं कर रहे कि कितनी है। नेक्स्ट पार्ट is spent in doing some work. This is first law of thermodynamics. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और पूरे चैप्टर में इसी लॉ को स्टडी करना है। जो भी प्रोसेसेस हमें स्टडी करनी है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेस, जो भी प्रोसेसेस हम स्टडी करेंगे वो सारी प्रोसेसेस हम इसी के बेस पे स्टडी करेंगे। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब इसका क्या मतलब है उसके बारे में समझिए। एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, पहले एनर्जी कंजर्वेशन को देखिए। एक एक्सपेरिमेंट से आपको बताता हूं, एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जैसे हमने यहां पर एक सिलेंडर लगाया और इस सिलेंडर के अंदर कोई भी मटेरियल को फिल कर दिया, कोई भी गैस को फिल कर दिया। इस जगह पर ये पिस्टन है और इसकी वॉल्यूम है V1। पिस्टन को हमने फ्री छोड़ रखा है, फ्री छोड़ रखा है तो मतलब ये ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर ये पिस्टन इस जगह पर था। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट वेट। ये पिस्टन है, अब हम इसको हीट एनर्जी देने वाले हैं। ये जो सिलेंडर है इसके जस्ट नीचे इसमें कंडक्टिंग वॉल्स है। ये वाली जो वॉल्स है ये कौन सी वॉल है? ये कंडक्टिंग वॉल है, तो ये बाहर से हीट एनर्जी को ले सकती हैं। दीज आर द कंडक्टिंग वॉल्स। तो हमने यहाँ पर एक बर्नर लगाया, बर्नर को स्टार्ट किया और इस सिस्टम को हीट एनर्जी देना शुरू किया, सिस्टम को हीट एनर्जी देना स्टार्ट किया। मान लीजिए मैंने 100 जूल की एनर्जी दी, मैंने इस बर्नर को 10 सेकंड के लिए जलाया, 10 सेकंड तक जला करके रखता हूं तो इस सिस्टम को 100 जूल की हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, इस सिस्टम को 100 जूल की हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो मैंने यहां से कितनी हीट एनर्जी दी? 100 जूल। dq इज इक्वल टू 100 जूल। तो 100 जूल की एनर्जी मैंने सप्लाई कर दी। कौन सी एनर्जी? तो आंसर है हीट एनर्जी। अब देखिए ये हीट एनर्जी सप्लाई करने से क्या होगा, जैसे ही मैं हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा तो ये पार्टिकल फास्ट मूविंग हो जाएंगे। ये पार्टिकल फास्ट मूविंग हो जाएंगे तो आंसर है इसके टेम्परेचर में चेंज होगा। देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो आंसर है इंक्रीज होगा। तो जैसे ही मैं हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे, फास्ट मूविंग होने का मतलब है इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
डी यू क्या है, डी यू एक्चुअल में ये है MST, ये पढ़ा था क्या हमने, हीट एनर्जी देने से टेम्परेचर राइज होता है, हीट एनर्जी देने से टेम्परेचर राइज होता है। तो हम जो भी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उससे टेम्परेचर राइज हो रहा है, और जितना टेम्परेचर राइज होगा उतनी ही इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ेगी, उतनी ही इंटरनल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर डी यू क्या है, डी यू MST है, MS डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ओके, so there is a increase in temperature, so there is a increase in temperature, increase in temperature का मतलब है increase in internal energy, किसमें इंक्रीज होना, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होना, there is a increase in इंटरनल एनर्जी। मैंने हीट एनर्जी कितनी सप्लाई की है, तो आंसर है 100 जूल, 100 जूल की हीट एनर्जी दे रहा हूं मैं बर्नर से। ओके, अब मैंने जितनी भी हीट एनर्जी दी उससे इसका टेम्परेचर राइज हुआ, ये पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि पार्टिकल जाकर के जब इस पिस्टन से टकराएंगे तो ये पिस्टन तो फ्री है, ये ऊपर की तरफ जा सकता है, तो धीरे धीरे ये पिस्टन ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होना स्टार्ट हो जाता है और यहां से चलते चलते इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, ये इस पोजीशन पे आ गया ये पिस्टन। तो अब इसकी वॉल्यूम हो चुकी है V2, तो क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ क्या, मतलब कि क्या हुआ, एक्सपेंशन। और मैंने बताया था एक्सपेंशन होगा तो मतलब वर्क डन होगा, एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन होगा, क्योंकि dW का फॉर्मूला क्या है, dW का फॉर्मूला है P डॉट dV। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो वर्क डन होगा, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है इसमें, पिस्टन अपने आप ऊपर जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया, ये पार्टिकल्स वर्क कर रहे हैं इस पिस्टन के ऊपर, सो द सिस्टम इज डूइंग द वर्क। तो इस केस में मैंने जो 100 जूल की हीट एनर्जी दी है उससे क्या हुआ, उससे 70 जूल की हीट एनर्जी से तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ, मतलब कि इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। टेम्परेचर राइज होने का मतलब है कि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो 100 जूल में से 70 जूल तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हो गए। पहले इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, अभी इसका टेम्परेचर हो चुका है 70 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ गया। वो क्यों बढ़ा, क्योंकि 100 जूल की एनर्जी से 70 जूल की एनर्जी इन पार्टिकल्स ने ले ली, और ये पार्टिकल्स फास्ट मूविंग हो गए, फास्ट मूविंग होने से इनका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। और बाकी के 30 जूल कहां गए, तो बाकी के 30 जूल किसमें खर्च हुए, तो आंसर है एक्सपेंशन में। बाकी के 30 जूल किसमें खर्च हुए, एक्सपेंशन में, बिकॉज सिस्टम इज डूइंग द वर्क इन एक्सपेंडिंग दिस कंटेनर। इस कंटेनर को, इस पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए जो वर्क डन हो रहा है उसमें 30 जूल की एनर्जी जा रही है। तो मैंने कितनी एनर्जी दी थी, 100 जूल की, जिसमें से 70 जूल से इसकी हीट एनर्जी बढ़ गई, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, सॉरी हीट एनर्जी नहीं, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। और बाकी के 30 जूल से ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, मतलब एक्सपेंशन हो गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन हुआ क्या, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, मैंने 100 जूल की एनर्जी दी, इंटरनल एनर्जी बढ़ी 70 जूल, और वर्क डन कितना हुआ 30 जूल, 70 + 30 = 100। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में ना तो एनर्जी क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई, वो कंजर्व रह रही है, वो कांस्टेंट रह रही है, बिकॉज वेन एवर वी आर गिविंग द हीट एनर्जी, दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइजिंग इनटू वर्क। ये दो काम में खर्च हो रही है। फर्स्ट वन इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, सेकेंड वन इज टू पुशिंग द पिस्टन अपवर्ड, और पिस्टन को अपवर्ड पुश किया जा रहा है 30 जूल की एनर्जी से। तो मैंने इन पार्टिकल्स को, ये जो गैस थी इसमें, उसको 100 जूल की एनर्जी दी, 70 जूल से उसका टेम्परेचर बढ़ गया और 30 जूल से पिस्टन ऊपर चला गया। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या लिखा हुआ है, देखो यही लिखा हुआ है क्या जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द एनर्जी सप्लाइड टू ए सिस्टम इज स्पेंड, जो भी एनर्जी मैं इस सिस्टम को दे रहा हूं वो खर्च हो रही है पार्शली
थोड़ी बहुत एनर्जी खर्च हो रही है उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और बाकी का जो पार्ट है वो स्पेंड हो रहा है क्या करने में, वर्क डन करने में, एक्सपेंशन करने में। ओके तो अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके बेसिस पर हम लोग स्टडी करेंगे आगे की प्रोसेसेस को। अब एक फॉर्मूला और देख लीजिए, dq, dq इज द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम। du क्या होता है अभी बताया मैंने आपको, ms डेल्टा टी, या इसको dt भी लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, प्लस dw, वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, p डॉट dv। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऐसा भी लिखा जा सकता है, जो भी हमने हीट एनर्जी दी उससे टेम्परेचर राइज हुआ, और इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, इस पूरे को हमने लिख दिया du, और ये p डॉट dv किसको बताता है, वर्क डन को बताता है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू ms डेल्टा t एंड p डॉट dv। अगर वॉल्यूम चेंज होगी तो वर्क डन होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। अब इससे रिलेटेड आएंगे साइन कन्वेंशन, मतलब कि dq को कब पॉजिटिव लिखना है कब नेगेटिव लिखना है, du को कब पॉजिटिव लिखना है कब नेगेटिव लिखना है, dw को कब पॉजिटिव लिखना है कब नेगेटिव लिखना है। इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कब पॉजिटिव लिखेंगे और कब नेगेटिव लिखेंगे। जब सिस्टम वर्क करेगा देन वर्क डन इज पॉजिटिव, और अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे देन वर्क डन इज नेगेटिव, इज टेकन टू बी नेगेटिव, उसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा हमें फॉर्मूला के अंदर। ओके थैंक यू सो मच।